और खबरें तफसील से। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन राजेश शर्मा ने न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। राजेश शर्मा ने SSB इम्तिहान को मनसूख करने पर कहा कि बोर्ड और हुकूमत चाहती है कि SSB के इम्तिहानात साफ शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाएं ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी की गुंजाइश बाकी न रहे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुस्तहक उम्मीदवारों की भर्ती हो। इन मामलों की भी जांच जारी है। लगातार 3 रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया गया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ये रिक्रूटमेंट की गई थी, उनको स्क्रैप कर दिया गया है। उसके बाद री एग्जामिनेशन भी शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में अगर किसी बात पे अब चर्चा हो रही है तो SSB द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशंस को लेकर आज महबूबा मुफ्ती जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी SSB पे निशाना साधा है, कहा है कि ब्रेजन करप्शन है। इसी सिलसिले में और किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आगे एग्जामिनेशन जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं जो चेयरपर्सन हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जम्मू कश्मीर के। सर, आपसे जानना चाहूंगा, 3 एग्जामिनेशन बैक टू बैक स्क्रैप हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, फिर CBI के सुपुर्द कर दी गई इन्वेस्टिगेशन, तो सर क्या कहेंगे कि 3 एग्जामिनेशन इतनी धांधली थी कि स्क्रैप करने पड़े? सर, ये तीनों एग्ज़ाम एक जूनियर इंजीनियर, सिविल, सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये 3 एग्ज़ाम थे। ये मार्च के महीने में कराए गए थे। तो इनमें कुछ एनॉमलीज पाई गई, तो उसके कारण, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा होता है कि एक भी बच्चा अगर इसमें गलत तरीके से आ जाए सो वो अनफेयर होता है जो प्रॉपर बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले हैं। तो इसी कारण सरकार ने ये तीनों पेपर कैंसिल कर दिए और अब ये एग्जाम रिकंडक्ट करा रहा है बोर्ड, और इनमें से जूनियर इंजीनियर का कंप्लीट भी हो गया है और इस समय सब इंस्पेक्टर का चल रहा है। सर, कोर्ट ने भी कुछ देर पहले एक रूलिंग दी थी, स्क्रैप कर दिया गया था, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो हम कोर्ट पे, क्योंकि मसला सब जुडिस से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, री एग्जामिनेशन हो रही है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? सर, हाँ, आपने पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात की, तो डेफिनेटली हमने जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट की है पीछे, वो इशू ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। तो लेकिन ये है कि बच्चों के, क्योंकि बच्चों का कैरियर की बात है, तो हमने एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से एज पर द जनरल फाइनेंस रूल्स हमने एक कंपनी सेलेक्ट की है। और उसमें एक इशू ये था कि ये कंपनी पास्ट में कहीं ब्लैक लिस्ट रही है, तो लेकिन जब ये टेंडर फ्लोट हुआ उस समय ये कंपनी वो अपना ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म कर चुकी थी, वो अवधि उसकी पूरी हो चुकी थी। जहाँ तक हमारे इन एग्ज़ाम्स की बात है, तो हमने जब स्क्रैप किए एग्ज़ाम, उसके बाद हमने अपना प्रोसेस थोड़ा रिव्यू किया कि हम क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जो नेशनल लेवल पे जो मेन रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी थोड़ी मीटिंग की और उनके जो प्रोसीजर्स हैं कोशिश किया कि हम कैसे उनको यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो एक तो हमने शिफ्ट किया है कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसमें ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर या प्रिंटिंग का प्रोसीजर उसमें खत्म हो जाता है, तो उस तरीके से हम मानते हैं कि वो थोड़ा सिक्योर है। हालांकि दोनों सिस्टम्स में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अलावा हमने एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है जो पूरे CBT प्रोसेस को ऑडिट करेगी, और इससे क्या हो जाएगा कि एक तो उस कंपनी में भी चेक रहेगा, और इसके अलावा हमने हर सेंटर पे ड्यूरिंग द एग्जाम, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि अटेम्प्ट्स रहती हैं जो अनफेयर तरीके से लोग आना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएंगे, कोई मोबाइल लेने की कोशिश करेंगे। फ्रिस्किंग हमने 2 लेवल पे रखी है, बड़ी स्ट्रिक्ट की है। पुलिस की फ्रिस्किंग उसमें है, एक प्राइवेट फ्रिस्किंग है। तो उस पर हमने जामर्स रखे हैं हर सेंटर पे। तो ये जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो थोड़े से मिनट के बाद हम जामर्स ऑन कर देते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर में कोई फ़ोन, कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं चलती है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर बनाया है, जो हर सेंटर पे एक सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है। उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर डिप्टी कमिश्नर ने एक टेक्निकल पर्सन को, जैसे MSc IT या MCA वाले लेक्चरर्स जो हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटर नो हुआ है, तो उनको लगाया है हर सेंटर पे, वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आते हैं। बिसाइड्स दैट SSB ने, क्योंकि डिफरेंट एजेंसीज हो जाती हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए SSB ने अपने ऑफिसर्स को लगाया है और ग्रुप बनाया है कि जैसे 5 सेंटर्स हैं तो उसके ऊपर एक हमारा सीनियर मेंबर होगा, वो कोऑर्डिनेट करता है और वो सेंटर टू सेंटर जाता है।
मैं पर्सनली लेवल पे भी हर सेंटर पे खुद गया हूँ और अभी भी जाता हूँ। हर एग्जाम में मेरा मूवमेंट होता है कि देखे जाके कि बच्चों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो रही है, और साथ में ये चीज़ें चेक करते हैं हम कि कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, जितना हम करते हैं। बिसाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें कुछ लोग, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने हमें दिए हैं। वो टेक्निकल लोग हैं, उनके हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई हैं दोनों जगह, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। और वो पहले दिन से एज फ्लाइंग स्क्वाड मूव करते हैं सेंटर टू सेंटर, और ऐसी अगर कोई गतिविधि या ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो इमीडिएटली वो चेक करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो सर जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए कैंडिडेट्स जो हैं, कई उसमें से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं। ये भी उनका कहना था कि इतने साल से हम लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे थे, और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी मेहनत की वजह से सिलेक्ट हुए थे, ना कि धांधली करके। तो उनको क्या कहेंगे, उनको किस तरह का आप आश्वासन देंगे सर? उनको हमने इसमें ऐसा किया है, जब ये री एग्जाम कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस हमने नई नहीं इनवाइट की। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया था वही बच्चे इसमें अपीयर कर पा रहे हैं। तो उनकी वो जो ओवर एज का या कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो चीज़ हमने उसमें टेक केयर की है। बाकी उनको मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, और बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और इसमें हम सफल भी रहेंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अच्छा सा एग्जाम कंडक्ट करें और वही बच्चे सामने आए जो डिजर्विंग हैं। सर अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 3 एग्जाम जो हैं जम्मू कश्मीर में कैंसिल कर दिए गए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक एग्जामिनेशन का तो अब फिजिकल होना था, फिजिकल नहीं हुआ था, रिटर्न का रिजल्ट आया था। दूसरा एग्जामिनेशन रिटर्न हो चुका था, अभी रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। तो इस तरह के जो अभी पॉलिटिक्स भी इस पे बहुत हो रही है, हालांकि आप से मैं पॉलिटिक्स के बारे में सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हाईएस्ट ऑफिस जो है जम्मू कश्मीर में, वो अब जो नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। उस बारे में कुछ बताएंगे? ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है जब कोई एग्जाम बच्चे ने मेहनत करके दिया और कैंसिल हो जाए, लेकिन ये है कि सरकार की तरफ से भी इसमें पूरी स्ट्रिक्टनेस है और ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोरियस बच्चे को लेना चाहते हैं। इसी कारण सीरियसली ये एग्जाम्स कैंसिल किए गए जब थोड़ी सी भी इसमें पता लगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर सब्सिक्वेंटली तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब देख ही रही है कि किस लेवल की हुई है, बट इनिशियली तो बहुत थोड़ा सा इंडिकेशन हुआ, उसी समय कैंसिल कर दिया गया था। तो ये तो हर लेवल पे सरकार में आप देखेंगे तो इस समय यही है कि इनको बड़ा सख्ती से ट्रांसपेरेंटली और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन हो। तो सर जो बच्चे मायूस हुए हैं इन एग्जामिनेशन की कैंसिलेशन की वजह से, उन्हें क्या मैसेज देंगे? आप कैसे एश्योर करेंगे उन्हें कि अब ऐसी धांधली नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी पूरी लाई जाएगी? मैं उन बच्चों से एक तो ये जरूर कहूंगा कि आप भरोसा रखें बोर्ड पे, और बोर्ड के जो ऑफिशियल्स ऑफिसर्स हैं, हम सारे इसी चीज में लगे हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से रिक्रूटमेंट हो। दूसरा एक और भी अब आपके माध्यम से मैं ये बच्चों से भी अपील करूंगा कि एक तो र्यूमर्स पे मत जाएं, हेयरसे पे मत जाएं, और इसके अलावा अगर कोई उनको कोई इनपुट मिलता है क्रेडिबल, कि कहीं भी हमने इसमें नोटिस भी निकाला है बच्चों को, लेकिन आपके माध्यम से भी मैं कहूंगा कि अगर उनको कहीं से भी कोई भी किसी भी सोर्स से पता लगता है कि कोई हमारे एग्जाम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, सैबोटेज की कोशिश कर रहा है, या जैसे पीयर ग्रुप में पता लग जाता है कि भाई इसमें गड़बड़ी हो गई है, तो हमें जरूर बताएं। सर हालांकि पॉलिटिक्स का एक सवाल है, मैं ये आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी या लीडर का नाम नहीं दूंगा, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस इशू पे, ये मौका नहीं छोड़ रहे कि सरकार को, एसएसबी को टारगेट किया जाए। तो क्या ये सही है कि क्योंकि सरकार ने या एसएसबी ने ये जो स्कैम था इसे सामने लाया, अगर किसी तरीके से भी सामने आया, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई, रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी गई, तो क्या ऐसे इशू पे जहां पर बच्चों का फ्यूचर इन्वॉल्व है इसमें पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखो, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। ये क्वेश्चन आपने खुद ही बोल दिया कि पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि बच्चों का फ्यूचर देखते हुए, जेन्युइन बच्चों का फ्यूचर देखते हुए ही ये पेपर कैंसिल हुए हैं। तो सर आइंदा से आप एश्योर कर रहे हैं कि इस तरह के जो है स्कैम्स नहीं होंगे एसएसबी में? सर मैंने वही आपको कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि एज पर रूल जो भी काम हो, और जो हम एग्जाम कंडक्ट करें फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और उसमें कोई भी बाहर की जो एलिमेंट्स हैं वो उसको खराब ना कर पाए। तो सर जो रॉट था सिस्टम के अंदर, सीबीआई तो अपनी जांच कर रही है, क्या कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि हमारे यहाँ एसएसबी में कोई रॉट तो नहीं है जिसे पकड़ना, सामने लाना जरूरी है?
सीबीआई की इंक्वायरी, जब सीबीआई को केस हैंडल किया गया था तो उसके पहले एक सरकार ने हाई लेवल की, जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना के एक इंक्वायरी कराई थी। तो उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने ये सीबीआई को दिया है। तो सरकार ने, और उसमें उन्होंने जो खामियां पाई गई थी तो उसी के बेस पे सीबीआई को केस रेफर किया गया था। तो ये थे राजेश शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि अब जो एग्जाम होंगे उनमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होगी। कोशिश यही है कि किसी भी बच्चे के फ्यूचर के साथ, किसी भी कैंडिडेट के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, एग्जाम बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से हों। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी, न्यूज 18 के लिए। तवांग झड़प पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बयान दिया। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि एलएसी पर पीएलए ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे हमारी बहादुर फौज ने नाकाम बना दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा कोई फौजी न तो शहीद हुआ है और न ही जख्मी। वज़ीर दिफा ने कहा कि झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सरहद पर झड़प का वाक़या अफसोसनाक है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमसाया ममालिक के साथ मरकजी हुकूमत ताल्लुकात को बेहतर बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात कड़वे हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला लखनपुर में राहुल गांधी का इस्तकबाल करेंगे। बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं पूरी तरह से वापस नहीं गए, और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है।
हम तो यही चाहेंगे कि वाजपेयी साहब की जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम अपने पड़ोसी बदला नहीं सकते हैं। उनके साथ बेहतर रिश्ते जरूर बना सकते हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। इसमें चीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छा रिश्ता इस मुल्क के साथ बनाए, और ये जो सरहद पे ये तू मैं या हाथापाई हो रही है, इसको रोक दिया जाना चाहिए। लास्ट में जानना चाहेंगे जो रिक्रूटमेंट स्कैम जिस तरह से पहले एसआई फिर एफसीसीआई और अब जो है तलवार लटकी है इस पर, जो फायर एंड इमरजेंसी के मुलाजमीन है, तो इस वाले से क्या? अभी तक कोई ऐसा लिस्ट जारी नहीं हुआ है जिस पे कि इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। पहले तो ये होता था कि शायद 10 लिस्टों में एक लिस्ट पे सवाल उठाए जाते थे और उस लिस्ट को फिर दोबारा देखा जाता था, लेकिन आज हकीकत यह है कि अगर 10 लिस्ट जारी होते हैं तो 9 पे जो है शिकायतें होती हैं, 9 पे फिर इंक्वायरियां होती हैं और उन लिस्टों को जो है रद्द किया जाता है, और यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि ओवर एज होने जाते हैं, और जब ये सिलसिला रुक जाता है, लिस्ट को अबेंस में रखा जाता है, उनके जो चांसेस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए अब 5 अगस्त के बाद, और 8 साल हो, मतलब 4 कितने साल हो गए, 4 से ज्यादा साल हो गए जब से गवर्नर रूल लगा, तब से आज तक क्या ये एक बार भी नहीं सीख चुके हैं कि सही लिस्ट निकालने के लिए और इन स्कैम्स को रोकने के लिए उनको क्या करना चाहिए? इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं, लेकिन सिलसिला ठीक नहीं होता। उनको सिलसिला अपना ठीक करना चाहिए ताकि इन इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीओके पर बोलने के बजाय हिंदुस्तान को दर्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हमेशा हिंदुस्तान को कटहरे में खड़ा किया है, जबकि उन्हें ओआईसी की खामोशी पर सवाल उठाना चाहिए। एक तरफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस पीओके में घूम रही हैं, उनके बारे में न बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से भारत पाक रिश्तों पर बात कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। भारत को पाकिस्तान से किस तरह से डील करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को 3 युद्ध में हम पहले भी हरा चुके हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान वो है जिससे बातचीत करने का नतीजा कुछ नहीं निकलता, वो अपनी बातों से मुकरता है। जब आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ करवाता है, भारत ने इसका संज्ञान लिया है, उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की है। उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि बार बार से पाकिस्तान के साथ जो तार जुड़े हुए हैं उसको अपनी बात को ना करते हुए भारत का साथ देना चाहिए, ना कि धर्म के साथ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलना और भारत को हमेशा से कटघरे में खड़ा करना, ये गलत बात है। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी राजिंदर सिंह मनहास ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी पार्टी का तो हमेशा यही स्टैंड रहा है कि जो भी देश के अंदर के हालात हैं तो हम तो देश के साथ ही रहे हैं हमेशा, और रही बात चाइना की या पाकिस्तान की, तो वो अपने अपने मुफाद के लिए अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो ठीक है चाहे गलत, मगर जो पार्टी की आइडियोलॉजी और देश की एकता के लिए अखंडता की जरूरत पड़ती है तो हम तो पीडीपी हमेशा साथ हैं, क्योंकि हमें भी संविधान के दायरे में रह के जो भी बात करते हैं वो अपने रहते हैं, और पहले हमारी प्राथमिकता देश के ऊपर ही होती है। और बात रही कि पड़ोसियों की, हम तो यही कहेंगे ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, जो हमारा पार्टी का पुराना स्टैंड है कि जो भी अगर मुद्दा है, कोई बातचीत है तो वो बातचीत से हल हो सकता है, चाहे चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो। तो बात आज की जो जिस पे बयान की बात कर रहे हैं, हमने कल भी देखा पेपरों में कि चाइना ने कुछ एरिया में अपने जबरन जो चाइना जो एरियाज के लोग हैं चाइनीज, उन्होंने भारत के अंदर घुसपैठ की, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहते हैं कि मजबूत रखना चाहिए अपना पक्ष। कोई भी देश के ऊपर कोई हमला करता है या कोई जायदाद करता है तो उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप भारत देश ने कभी किसी को छेड़ा नहीं, अगर कोई जबरन छेड़ता है तो उसको जवाब देने की हिम्मत रखनी चाहिए, और हम लोग हमेशा साथ हैं। देश के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता,
हाँ, कुछ मुद्दों पे अगर बातचीत से मसला हल हो जाता है तो वो बातचीत करते रहना चाहिए। रही बात आप इस्लामिक देश की मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश का मसला है, हम लोग सक्षम है अपने में, और जो लोगों को लगता है कि भारत में कोई घुसपैठ करने की जरूरत है तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो यहाँ हर एक आदमी हर एक तबके का रहता है, तो कुछ भी कहने से पहले कोई भी अगर कोई बात करता है, चाहे कोई लीडर है, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सेकुलर मुल्क है और हम इस देश के सब मिलजुल के इस देश को रक्षा के लिए एकदम खड़े हैं और हिंदुस्तान के बराबर साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी उसी संविधान की कसम खा के इस देश में राजनीति करते हैं जो बाकी वाले करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि देश के लिए कोई भी बात हो, और पीडीपी का हमेशा स्टैंड रहा है कि अगर किसी का कोई बातचीत से मसला हल होना होता है, अगर वो कर सकते हैं तो गृह मंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, तो बातचीत जारी रखनी चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक सरकार जानबूझकर नौजवानों को बेरोजगारी की जानिब ढकेल रही है। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए फायरमैन की भर्ती पर कहा कि ये हथकंडे जानबूझकर किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों भी फायरमैन की भर्तियों में धांधली की खबर मंजर आम पर आई, जिसके बाद रिक्रूटमेंट में हुई धांधली की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। 696 फायरमैन की भर्ती से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। ये बहुत ज़्यादा जो है दावे करते हैं, करप्शन फ्री और साफ और शफाफ निज़ाम की बात करते हैं, जिसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। रोज़ छापे डाले जाते हैं बिजनेसमैन के यहाँ, रोज़ लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है करप्शन के नाम के ऊपर। और आपने देखा होगा कि यहाँ जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है, नौजवानों के ऊपर मॉनिटरिंग चलती है, उनको शक की नज़र से देखा जाता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। पिछले 2019 के बाद 4-5 साल से जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें धांधलियाँ होती नहीं है, बल्कि धांधलियाँ की जाती हैं, जानबूझ के धांधलियाँ की जाती हैं। नौजवान मेहनत करता है, इम्तिहान में हिस्सा लेता है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें धांधली हुई है। तो ये कसूर किसका है? ये यहाँ की हुकूमत का कसूर है। सज़ा तो उनको देनी चाहिए, पर नौजवानों को सज़ा देते हैं। सारा जो है प्रोसेस उसको स्क्रैप करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। आज अब फायर सर्विस की बात है, इससे पहले सब इंस्पेक्टर की बात, FAA की बात, जल शक्ति की बात, जहाँ भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें धांधलियाँ की जाती हैं जानबूझ के, ताकि उसको कैंसिल किया जाए और यहाँ के नौजवानों को और ज़्यादा मायूसी की तरफ धकेला जाए। क्योंकि यहाँ का नौजवान पहले ही तंग पड़ा हुआ है, पहले ही मुसीबत में है, पहले ही उसको शक की नज़र से देखा जाता है। उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, मगर नौकरियों के दरवाजे उसके लिए बंद किए जाते हैं। बांडीपुरा जिले हेडक्वार्टर पर मिनी ऑडिटोरियम का तामीरी काम आखिरी मरहले में है। मकामी अवाम ने ऑडिटोरियम को जल्द से जल्द आवाम के लिए खोल देने का मुतालबा किया है। मकामी अवाम का कहना है कि ज़िला हेडक्वार्टर पर अदबी, कल्चरल और दूसरी तकारीब के इनेकाद के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। पिछले 7 सालों से ऑडिटोरियम के तामीरी काम चल रहे हैं। रोज़ अव्वल से ही तामीरी काम ताख़ीर का शिकार रहा। DC बांडीपुरा ने भी बताया कि ऑडिटोरियम का ज़्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है, बहुत जल्द आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हमारा इंतज़ामिया से ये मुतालबा रहेगा कि ये जो मिनी ऑडिटोरियम है, जो काफ़ी वक्त से बना हुआ है, ये फंक्शनल हो जाए, ताकि जो अदबी सरगर्मियाँ हैं वहाँ पे हों, या कल्चरल प्रोग्राम्स जो है वहाँ पे हों, हमें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, हम आराम से वहाँ पे जो कल्चरल या लिटरेरी फंक्शंस है वो मुनक्कद कर सकें। जो ये ऑडिटोरियम में जो बॉयज़ सेक्शन हायर सेकेंडरी में ज़ेर तामीर ही है, मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा, LG साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़ाती दिलचस्पी दिखाकर बांडीपुर के तलबा व तालिबात के लिए, फ़नकारों के लिए, अदीबों के लिए और अदब की कदर करने वालों के लिए उस ऑडिटोरियम को ठीक कराएं, ताकि उसका अदबी फंक्शंस के लिए या फ़न की फंक्शंस के लिए या इल्मी फंक्शंस के लिए नौजवान भी इस्तेमाल कर सकेंगे, और हमारे जो सीनियर राइटर्स हैं या जो लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, वो उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। देखें, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एक मिनी ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है जो कि कुलूसा हमारे हायर सेकेंडरी के साथ में है। इसका काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। कुछ बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आने वाले 1 महीने में।
और उसके बाद इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स होती रहेंगी। खरुस्तबल पामपुर के थेल मोहल्ला के इलाके में 500 kV ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। मकामी लोगों का कहना है कि फिलवक्त इस इलाके में 250 kV का ट्रांसफार्मर मौजूद है। इस इलाके में बिजली की मांग बढ़ गई है। इसके बावजूद आला हुकाम 500 kV का ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब हम लास्ट पे महकमा बिजली के आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मुश्किलात को मद्देनज़र रखकर हमारे महल्ले को 500 kV ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करके हमारी दीदीनी मांग को पूरा करे। वो आईनी नवाजिश होगी। बानीपुरा के वलगुरेज के कंजलवन इलाके में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया। इस दौरान मुख्तलिफ मराहिल में इंसानी सेहत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली लेक्चर दिया गया। शुरका को सेहत की अहमियत और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसके असरात से आगाह किया गया। शुरका ने इस प्रोग्राम को सराहा। प्रोग्राम के दौरान लोगों को सेहत के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से अहम जानकारी दी गई। बडगाम बीजेपी यूनिट में इन दिनों कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं। पार्टी ने हाल ही में नए ज़िला सदर को मुंतखब किया है, जिसकी पार्टी यूनिट बडगाम के कुछ मेंबर्स मुखालफत कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज बीजेपी दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की क़यादत में वर्कर्स का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस दौरान ज़िला इंचार्ज डॉक्टर अली मोहम्मद ने कहा कि जो लिस्ट सामने आई है, वर्कर्स इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूनिट में कोई इख्तिलाफ नहीं है। पार्टी बडगाम में कोई इख्तिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बडगाम का जो यूनिट है वो रिशफल हो गया है पिछले 10 दिन पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हर 3 साल प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से बडगाम का भी प्रेसिडेंट चेंज हो गया है। लेकिन जो लिस्ट शाया किया गया वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं, क्योंकि विदाउट स्टेट प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी स्टेट एंड इंचार्ज कश्मीर एंड इंचार्ज बडगाम के बगैर कोई लिस्ट फ्रेम नहीं हो जाएगा जब तक उनकी कंसल्ट नहीं होगी। जो उनने लिस्ट यहाँ फ्रेम किया है उसमें जिसको भी उन्होंने पदाधिकारी बनाया वो एतराज़ नहीं है, न हमें वो स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का तरीका अलग है। जब तक हम लिस्ट रिवर्ट न करवाएंगे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से और इंचार्ज जो कश्मीर का सुनील शर्मा जी है, उसके बगैर वो लिस्ट शाया नहीं हो जाएगा। उन्होंने लिस्ट शाया किया है जिसमें जितने भी उसमें लोग हैं वो अभी पदाधिकारी लोग नहीं हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये तमाम अपने वर्करों के पास पहुंचाना चाहता हूं कि वो तमाम वर्कर ये सोचकर काम करें कि भारतीय जनता पार्टी को हमें चलाना है। हम एक मिशन चला रहे हैं, उस मिशन को हम कभी पीछे हटने नहीं देंगे। उस मिशन को हम पाई तक मिल तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में एक मिशन है, एक विजन है, एक थॉट है और एक मूवमेंट है। हम उस मूवमेंट को कभी रोकने नहीं देंगे, हम उस मूवमेंट को कभी छोड़ेंगे भी नहीं। सोमो ओनर्स यूनियन पांथाचौक ने आज बिमना श्रीनगर में एहतजाज किया। पांथाचौक से ड्राइवर्स यूनियन और ओनर्स एसोसिएशन के नाम से गैर कानूनी मैक्सी कैब्स चलाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। सोमो ओनर्स यूनियन पांथाचौक के सदर जहूर अहमद ने सीनियर स्टेट्स अफसर श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज पर संगीन इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने मामले की जांच करने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की है। इलेक्शन जीता और इसके बाद इसके साथ छेड़खानी होती जा रही है। क्यों हमारे साथ इलीगल स्टैंड हमारे साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? आप खुदारा इनसे पूछिए, अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हमें निकाल दीजिए। अगर इलीगल है, इलीगल को आप दे रहे हो स्टैंड, लीगल को बाहर निकाल रहे हो, किस बिना पे हम मजलूमों को हमारा जुल्म कर रहे हो हमारे साथ? हम गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ करो। हम एक ही बात चाह रहे हैं, अगर हमारे पास अलॉटमेंट है तो हमें चलने दे दो। जिसके पास अलॉटमेंट नहीं है, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा तब तक उनको चलने मत दे दो। बस सर ये इशू है। तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की, लड़ाई की, हाथापाई जिस पे हमारे बीच हुई और इन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ ये चलेंगे और मेरी रिटायरमेंट 29 नवंबर को है और जाते जाते मैं इन सभी स्टैंड्स को लीगलाइज करके रहूँगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, RTO और बाकी इदारे कुछ है ही नहीं, लेबर कमिश्नर कुछ है ही नहीं जिनको इनको रजिस्ट्रेशंस देनी है, बाकी चीज़ें दे। ये लोग दिन भर पैसा जमा करते हैं और शाम को इस पैसे को न जाने एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, वो रब जाने।
भी जायज़ मुतालबात होंगे इन लोगों के ट्रांसपोर्टर्स के, हम इन्हें पहले भी अश्योर कर चुके हैं कुछ दिन पहले कि इसमें कमेटी बैठेगी, हम एक सर्वे करेंगे कितने सोमोज वहाँ पर है, कितने रन कर रहे हैं, कितने लीगली है, कितने इलीगली है। हमारी नॉलेज में भी है कि एक स्टैंड वहाँ पर लीगली इस्टेब्लिश्ड है और वो एनुअली हमारी तरफ कुछ रेंट भी देता है और ये बहुत जेन्युइन मसला है। हम इसमें ज़रूर कमेटी बिठाकर